बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम 11th क्लास का मैथमेटिक्स उसका यूनिट नंबर 4 आज स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसका नाम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। दो हिस्से हैं इस चैप्टर के, एक मैट्रिसेस के बारे में है और एक डिटर्मिनेंट के बारे में है। तो जब आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। डिफाइन करते हैं कि मैट्रिक्स क्या होती है। व्हाट इज़ मैट्रिक्स। फ़र्ज़ किया मेरे पास ये कुछ नंबर हैं 1 2 3 4 5 6, ये कुछ नंबर हैं, ठीक है। इन नंबरों को मैं अरेंज कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 और इसको मैंने बंद कर दिया पेयर ऑफ ब्रैकेट, पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। इसको स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं ना। तो ये जो एक सैंपल मेरे सामने आया है, इस सैंपल को हम क्या कहते हैं कि ये मैट्रिक्स है, ठीक है। तो लिहाजा इसकी डेफिनेशन फिर क्या हुई, अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स, नंबरों का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। अरे लफ्ज़ निकला है अरेंजमेंट से। अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर, नंबरों की रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। ये देखें जिस तरह मैंने ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट की है। ये नंबर रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। इनक्लोज्ड, फिर उसको बंद कर दिया बाय पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के जोड़े से उसको बंद कर दिया। तो जो नमूना हासिल हुआ उसको हम क्या कहते हैं कि ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर के साथ डिनोट करते हैं। द मैट्रिसेस आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। एक हो तो मैट्रिक्स, ज्यादा मैट्रिक्स हो तो उसकी जमा है मैट्रिसेस। द मैट्रिसेस आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर, आर डिनोटेड by capital letter, capital letter for example A B वगैरह वगैरह so on। तो A फर्ज कर लिया मेरे पास है 1 2 3 4 5 6। B मेरे पास एक एलिमेंट है, B एक सेट है, एक मैट्रिक्स है यार। बी एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच के, ठीक है। तो कैपिटल लेटर इस्तेमाल किए जाते हैं इसको डिनोट करने के लिए, और ये जो स्मॉल अल्फ़ाबेट होते हैं ये एज एन एलिमेंट इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो ये था मैट्रिक्स के बारे में और उसको हम डिनोट कैसे करते हैं। अब एलिमेंट्स का लफ्ज़ बड़ा यूज़ होता है। एलिमेंट आर एक और नाम है एंट्रीज। एलिमेंट आर एंट्रीज ऑफ ए मैट्रिक्स, लफ्ज़ आएगा यहाँ पे एंट्रीज। एंट्रीज, ओहो ओहो, एंट्रीज, एंट्रीज। अच्छा, ये एलिमेंट क्या होते हैं और एलिमेंट क्या होते हैं मैट्रिक्स के, या एंट्रीज क्या होती हैं। ये जो नंबर हमने यूज़ किए हैं ना, इन नंबरों को हम कहते हैं कि ये इस मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं। तो फिर इसकी डेफिनेशन क्या हुई, द नंबर यूज्ड इन ए मैट्रिक्स आर कॉल्ड, द नंबर यूज्ड इन ए मैट्रिक्स in a matrix are called its elements। इसके एलिमेंट्स कहलाएंगे are entries of the matrix। एलिमेंट्स आर एंट्रीज कह दीजिए आप, एंट्रीज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये एक मैट्रिक्स है तो 1 2 3 4 5 और 6 क्या हैं, आर दी एलिमेंट, आर दी एलिमेंट ऑफ ए या आर दी एंट्रीज ऑफ ए।
अच्छा, जब आप मैट्रिक्स लिखते हैं तो आपको उसमें दो तरह की लाइंस नजर आती हैं, ठीक है। कुछ लाइंस ऐसी हैं जो कि आपको ऐसे करके लंबी लंबी ऐसे ऐसे लाइनें नजर आती हैं मैट्रिक्स के अंदर, और कुछ लाइनें आपको ऐसे ऐसे करके नजर आती हैं। ये जो लाइंस होती हैं, इन लाइंस को कहते हैं वर्टिकल लाइंस। और ये जो लाइंस होती हैं, ये जो लाइंस होती हैं, इस तरह की जो लाइंस होती हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइंस बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये, हॉरिजॉन्टल लाइंस बोलते हैं इनको, हॉरिजॉन्टल लाइंस। और ये वाली जो लाइन होती हैं इस तरह की, इनको बोलते हैं वर्टिकल लाइंस। तो मैट्रिक्स के अंदर भी आपको दो तरह की लाइन नजर आएंगी, ये वाली ऐसे हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल। अच्छा, जो वर्टिकल लाइंस होती हैं मैट्रिक्स के अंदर, उनको हम क्या कहते हैं? कॉलम्स कहते हैं। द वर्टिकल लाइंस, द वर्टिकल लाइंस in a matrix are called columns of a matrix. Columns of a matrix. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास है ये एक मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये वाला जो एलिमेंट है इसको हम क्या कहें? ये वाला जो है कॉलम 1 4 7 1 4 7, ये कहलाएगा फर्स्ट कॉलम, पहला कॉलम। वर्टिकल लाइन है ना, पहला कॉलम। 2 5 8, ये जो है सेकंड कॉलम कहलाएगा, सेकंड कॉलम। और इसी तरह 3 6 9 थर्ड कॉलम कहलाएगा ये, ठीक है। तो ये जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, इन वर्टिकल लाइंस को क्या बोलते हैं? कॉलम्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, इस तरह की जो लाइंस होती हैं, इसको कहते हैं रोज। तो डेफिनेशन फिर क्या होगी? द हॉरिजॉन्टल लाइंस इन ए मैट्रिक्स, द हॉरिजॉन्टल lines in a matrix are called rows of a matrix. Rows of a matrix. I am fully hopeful कि नाउ आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है, उसके एलिमेंट्स क्या हैं, उसकी रोज क्या हैं, उसके कॉलम क्या हैं, ठीक है। व्हाट इज मैट्रिक्स, व्हाट आर दी रोज, व्हाट आर दी कॉलम्स। यहां पे कोई एग्जांपल भी लिख लेते हैं हम। A इज इक्वल टू ABCDEF, ठीक। फर्स्ट रो इसकी किसके बराबर आएगी? फर्स्ट रो इज ABC। सेकेंड रो किसके बराबर आएगी? सेकेंड रो इज हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये देखें हॉरिजॉन्टल लाइंस। सेकेंड रो इज DEF, राइट। उसके बाद ऑर्डर का बड़ा अमल दखल होता है जी मैट्रिसेस के बारे में। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स? कोई भी आपके पास मैट्रिक्स है, उसकी रोज की तादाद कितनी है, ठीक है, और कॉलम की तादाद कितनी है। मतलब ये देखिए, ये मैट्रिक्स है ना आपके पास, इसकी रोज कितनी है? 2, कॉलम कितने हैं? 3। तो रो की तादाद इनटू कॉलम की तादाद, उसको क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। द नंबर ऑफ रोज, द नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स into number of columns is called order of a matrix. Order of a matrix, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास ये एक मैट्रिक्स है A,
1 2 3 4 5 6, इसका ऑर्डर क्या होगा? हैज ऑर्डर 1 and 2, 2 rows 3 columns। तो यहां पे इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, 2,3। 2,3 का मतलब क्या होता है? इसकी 2 रोज है, 3 कॉलम है। ठीक। अच्छा, उसके बाद बास का ये होता है कि किसी मैट्रिक्स के अंदर रोज की तादाद और कॉलम की तादाद बराबर होती है, और कुछ मैट्रिसेस ऐसे होते हैं जिसमें रोज और कॉलम की तादाद बराबर नहीं होती। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम की तादाद बराबर नहीं होती उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, और जिसमें रोज और कॉलम की तादाद बराबर होती है उसको हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स की बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं जो कि आप इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह। इफ द नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू, अगर रोज और कॉलम की तादाद बराबर ना हो, इफ द नंबर ऑफ रोज number of rows are not equal to the, ये वाला आ आएगा, are not equal to the number of columns, are not equal to the number of columns. If the number of rows are not equal to the number of columns, then the matrix is rectangular. ठीक है। अब ये देखें यहां पे इसकी एग्जांपल जो है, एग्जांपल के लिए आप यही मैट्रिक्स ले लें। ठीक है। अब इसकी जो है ना, देखिए रोज कितनी है? 2 हैं और कॉलम 3 हैं, तो 2 इज नॉट इक्वल टू 3, 2 और 3 आपस में बराबर नहीं है, तो ये वाला मैट्रिक्स क्या होगा? रेक्टेंगुलर होगा। वैसे भी इसके एलिमेंट्स को ऐसे करके जोड़े ना, आप करके ऐसे करके ये देखें जोड़ें, तो जोड़ने से ये क्या बन रही है? रेक्टेंगल बन रही है। ठीक है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज की तादाद कॉलम की तादाद के बराबर नहीं होती उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जगह कम है, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको लिख लेंगे। अब स्क्वायर मैट्रिक्स की बारी आती है। अगर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हों, ठीक है, यहां पे देखें इसकी रोज कितनी है? 1 2 3, कॉलम कितने हैं? 1 2 3, number of rows are equal to the number of columns, therefore such type of matrix is called as a square matrix. So therefore the definition will be, if the number of rows of a matrix are equal to the number of columns of a matrix, then the matrix is said to be square matrix. Then the matrix is said to be square matrix. Square मैट्रिक्स। ठीक है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स की अगर आप एग्जांपल देखना चाहते हैं तो आप इसको वॉच कर सकते हैं, इसको आप रेज कर दें, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है। तो एग्जांपल के लिए आप यहां पे एरो का निशान लगा दें। स्क्वायर मैट्रिक्स की एग्जांपल ये वाली आ गई। ठीक है। यहां पे देखें नंबर ऑफ रोज कितनी है? 3। नंबर ऑफ रोज की तादाद कितनी है? ये जो हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं ये रोज होती हैं 3 के बराबर। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3 नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है। COL को कॉलम के साथ डिनोट किया जाता है। ठीक है। तो ये है जी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसके एलिमेंट्स को जोड़ के देखो जरा, ऐसे करके जोड़ेंगे ना, ऐसे करके ये देखें, तो ये तो स्क्वायर बन गया। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि इसकी चारों साइडें बराबर हैं। इधर भी 3 एलिमेंट हैं, इधर भी 3 एलिमेंट हैं, इधर भी 3 एलिमेंट हैं, इधर भी 3 एलिमेंट हैं।
तो ये था मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट। आइए अब मैट्रिक्स के कुछ टाइप्स हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। रो मैट्रिक्स क्या होता है और कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। रोज ऑफ मैट्रिक्स और रो मैट्रिक्स में बड़ा फ़र्क है, ठीक है, ये इसको मिक्स नहीं करना आपने। अब हम उनको डिफाइन करने जा रहे हैं जी। अच्छा, मैट्रिक्स को ना अब मुख्तसरन तरीके से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे? मसलन ये देखें, A इज़ इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है मेरे पास, A इज़ इक्वल टू AIJ, ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स है मेरे पास और इसका ऑर्डर आप कह दें जी 3/4 है, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको कहते हैं इंडेक्स नोटेशन। अब इसको जब मैं एक्सपेंड करता हूँ पूरे मैट्रिक्स के फॉर्म में, तो देखिए इसका तरीकाकार क्या होगा, ये तरीका ज़रा सीखें। ये जो AIJ है ना, AIJ ये रिप्रेजेंट करता है पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इन ए मैट्रिक्स। आई से मुराद होता है कि ये कौन सी रो पर वाक़या है और जे से मुराद ये कौन से कॉलम पर वाक़या है। ये थोड़ी देर बाद आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होने वाला है। अब आपको इस मैट्रिक्स को लिखना है जिसकी 3 रोज़ हैं, 4 कॉलम्स हैं। 4 कॉलम्स हैं तो 1 2 3 4 कॉलम्स आ गए। उसके बाद 1 2 3 4 1 2 3 4, लो जी। अब ये देखिए, ये आपके पास एक मैट्रिक्स आ गया है जिसकी 1 2 3 रोज़ हैं, 1 2 3 4 कॉलम्स हैं। तो ये एक ऐसा मैट्रिक्स आपके सामने आ गया जिसकी 3 रोज़ और 4 कॉलम्स हैं। अब इनको हम नाम देंगे। जैसा कि मैंने बोला कि ये जो AIJ लिखा होता है, इसका मतलब है आई जो है, ऐसे जब लिखा होता है ना AIJ, तो आई जो होता है, ये आई से मुराद क्या है, आई पोजीशन ऑफ द रो, पोजीशन ऑफ रो, और जे से मुराद क्या है, पोजीशन ऑफ कॉलम, पोजीशन ऑफ कॉलम। गौर से देखिएगा जरा। अब ये देखिए, ये वाला एलिमेंट जो है ये पहली रो में है और पहले कॉलम में है। पहली रो में है तो 1 आ गया, पहले कॉलम में है तो 1 आ गया, ठीक है। तो A11 से मुराद क्या हुआ कि ये एक ऐसा एलिमेंट है जो पहली रो और पहले कॉलम पर वाक़या है। अब ये देखिए, यहां पे चले जाएं, ये पहली रो है ना, पहली रो, लेकिन कॉलम दूसरा शुरू हो गया है तो इसको लिखेंगे A12, ठीक है। उसके बाद ये पहली रो है लेकिन कॉलम कौन सा शुरू हो गया, तीसरा, इसको A13 के साथ। ये पहली रो चौथा कॉलम है तो इसको A14 के साथ रिप्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है। अब यहां पे आ जाएं, ये दूसरी रो शुरू हो चुकी है, दूसरी रो, लेकिन कॉलम कौन सा है, पहला, तो इसको हम क्या कहेंगे, A21। ये दूसरी, पहली रो दूसरी रो पर वाक़या है, ठीक है, और कॉलम कौन सा है, दूसरा। ये देखें, पहली रो ये दूसरी रो का एलिमेंट है, ये भी दूसरी रो का एलिमेंट है, लेकिन ये कॉलम कौन सा है, पहला दूसरा तीसरा कॉलम, तो यहां पे 3 आ जाएगा। ये चौथा कॉलम है, यहां पे 4 आ जाएगा। अब ये तीसरी रो शुरू हो चुकी है, तीसरी रो, कॉलम कौन सा है, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम और ये चौथा कॉलम, ठीक है। तो ये जो इतना बड़ा मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को हम शॉर्ट तरीके से इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स को ये जो नोटेशन होती है इसको हम कहते हैं कि ये इंडेक्स नोटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स है। अब इसके बाद हम डिफाइन करते हैं रो मैट्रिक्स क्या होती है। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि आपके पास एक ऐसा मैट्रिक्स आ जाता है जिसके अंदर सिर्फ रो ही रो होती है। ये देखें, A11 A12 A13 एंड सो ऑन A1n मैट्रिक्स है ना। एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसकी एक रो है और कॉलम कितने हैं, 1 2 3 सो ऑन अप टू n। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 1/n होता है उसको हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं। या ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो हो। इफ द मैट्रिक्स हैज
only one row, then it is called row matrix. Then it is called row matrix. रो मैट्रिक्स, रोज ऑफ ए मैट्रिक्स में फर्क है। इसका नाम है, ये मैट्रिक्स का नाम है रो मैट्रिक्स। रोज ऑफ ए मैट्रिक्स पहले मैंने डिफाइन किया है, मैट्रिक्स की रो, मैट्रिक्स की रोज क्या होती हैं, ठीक है, फर्क है इसमें। इफ मैट्रिक्स हैज ओनली वन रो देन इट इज कॉल्ड एज रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर। रो vector. For example, A is equal to 1 2 3 4, ठीक है। ऐसा मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर, ये जिसके शुरू में 1 हो, आगे जो मर्जी हो, ठीक है, इस तरह का जो मैट्रिक्स होगा उसको हम क्या कहते हैं कि ये रो मैट्रिक्स है। एक मैंने ये चूँकि लिख लिया था, बी को ऐसे लिख देते हैं, B11 पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, सो ऑन, पहली रो nth कॉलम। यानी ये एक ऐसा मैट्रिक्स आ गया जिसका ऑर्डर क्या है 1/n, और ये एक ऐसा मैट्रिक्स आ गया जिसका ऑर्डर क्या है 1/4, ठीक है। अगर ऑर्डर में शुरू में 1 आ जाए ना, अगर ऑर्डर में शुरू में 1 आ जाए तो समझ लें कि वो रो मैट्रिक्स है या रो वेक्टर है, राइट। उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा, बिल्कुल इसका उल्ट हो जाएगा, ये रो मैट्रिक्स और कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। अ मैट्रिक्स which has only one columns, which has only one column is called, क्या कहेंगे उसको, कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे हम, कॉलम मैट्रिक्स, मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर, डिनोटेड बाय, ये देखें जी, ए आपके पास आ गया जी 1 2 3 4 5, इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है। अब इसका ऑर्डर देखें क्या है, 1 2 3 4 5, 5 रोज हैं और कॉलम एक है। तो अगर ऑर्डर में बाद में 1 आता हो तो समझ लें कि वो कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर बड़ा लिखना चाहते हैं इस तरीके से तो ऐसे भी लिख सकते हैं, B इज इक्वल टू जेथ कॉलम लिखते हैं जी, चलो जी, B पहली रो जेथ कॉलम, दूसरी रो जेथ कॉलम, एंड सो ऑन, nth कॉलम nth रो जेथ कॉलम, ठीक है। अब इसका ऑर्डर किसके बराबर आ रहा है, इसका ऑर्डर आ रहा है 1 2 3 सो ऑन अप टू n रोज हैं और कॉलम एक है, ठीक है। अगर ऑर्डर में बाद में 1 आएगा तो वो कॉलम मैट्रिक्स होगा, अगर ऑर्डर में पहले 1 आएगा तो वो रो मैट्रिक्स होगा। अगली डेफिनेशन है डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का डायगोनल किसको कहते हैं, उससे अगली है डेफिनेशन डायगोनल मैट्रिक्स। दोनों में बहुत फ़र्क है, मैट्रिक्स का डायगोनल क्या होता है और डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है, दोनों में फ़र्क है। अब ये है मेरे पास मैट्रिक्स है, इसका डायगोनल क्या होता है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ जी, ठीक है जी। लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे, एक मेरे पास मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 4/4 है, बी आ स्क्वायर मैट्रिक्स विच कैन बी रिटन एज ए इज इक्वल टू, अच्छा देखिए इसकी 4 रोज 4 कॉलम है ना, 1 2 3 4 रोज मैंने लिख दी, 1 2 3 4 कॉलम्स लिख दिए मैंने। अब ये देखिए ये पहली रो है ना, अगर पहली रो है तो शुरू में 1 आएगा, 1 1 1, उसके बाद ये दूसरी रो है तो शुरू में 2 आएगा, 2 2, तीसरी रो के लिए 3 आएगा पहले, क्योंकि जब आप कहते हैं ना ए आई जे, तो पहली जो पोजीशन होती है ये रो की होती है
और ये दूसरी पोजीशन जो होती है ये कॉलम की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, आयत रो जेथ कॉलम। ये चौथा कॉलम, चौथी रो शुरू हो गई, ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद अब ये कॉलम कौन सा है, पहला। ये कॉलम कौन सा है, पहला कॉलम। ये दूसरा कॉलम आ गया, ये तीसरा कॉलम आ गया, ये चौथा कॉलम आ गया, ठीक हो गया जी। ये मेरे पास आ गया मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसका डायगोनल क्या होगा, इधर देखिए, इसके डायगोनल दो किस्म के बनते हैं। एक तो ये जिसको मैं रेड करने लगा हूं, ये देखें, ये है जी इसका डायगोनल, ठीक है। तो चूंकि आप मैट्रिक्स को यहां से लिखना शुरू करते हैं तो ये वाला जो डायगोनल होता है, इस डायगोनल को हम कहते हैं मेन डायगोनल। इसका नाम क्या होगा, मेन डायगोनल। मेन डायगोनल। इसको लीडिंग डायगोनल भी बोलते हैं। लीडिंग डायगोनल, लीड कर रहा है, लीडिंग डायगोनल। और प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं इसको, प्रिंसिपल डायगोनल। तीन नाम हैं इसके, जो बाएं तरफ से शुरू होता है, ठीक है। एक जो है ये भी इसका है डायगोनल, ये वाला, ये जिसके ऊपर मैंने ग्रीन अंडरलाइन किया है, ये वाला जो डायगोनल है इसको कहते हैं सेकेंडरी डायगोनल। सेकेंडरी डायगोनल। दो किस्म के, जब भी आप कोई आपके पास स्क्वायर होता है तो उसके दो डायगोनल होते हैं ना, एक ये वाला और एक ये वाला। इसी तरह इसके भी दो डायगोनल होंगे, एक ये वाला एक ये वाला। मैट्रिक्स को लेफ्ट साइड से लिखना शुरू करते हैं, इसलिए ये हमारा होगा मेन डायगोनल कह लें, या आप इसको कह लें आर लीडिंग डायगोनल, आर प्रिंसिपल डायगोनल। एक ही चीज़ के तीन नाम हैं, ठीक है। अब जब हम आगे डेफिनेशन में बात करेंगे तो वहां पे मेन डायगोनल का जिक्र होगा। वैसे भी ये देखें, जो मेन डायगोनल है ना, मेन डायगोनल में A11, A22, A33, A44 आ रहे हैं, यानी AIJ डायगोनल एलिमेंट में I और J आपस में बराबर होते हैं, I और J आपस में बराबर होते हैं फॉर डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है जी, डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स। अच्छा, अब आगे है डेफिनेशन डायगोनल मैट्रिक्स, यानी ऐसा मैट्रिक्स जो डायगोनल होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होगी। लेट A इज इक्वल टू AIJ बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। लो जी, मैं यहां पे लिख लेता हूं एक स्क्वायर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम, ठीक है जी। ये एक मैट्रिक्स लिख लिया मैंने। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। ये था डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के डायगोनल क्या होते हैं, ठीक है। अब ये किसी मैट्रिक्स का नाम है, ऐसा मैट्रिक्स जिसका नाम डायगोनल होगा उसकी डेफिनेशन क्या है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। लेट AIJ बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ठीक है। मैंने यहां पे ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 ले लिया। इफ AIJ इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल I नॉट इक्वल टू J, जहां पे I और J बराबर नहीं है वो क्या होने चाहिए, 0 के बराबर होने चाहिए। अब यहां पे देखें, ये I और J बराबर हैं, ये आयत रो, पहली रो पहला कॉलम, ये I की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, ये J, ये 0 के बराबर नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। जब I और J बराबर नहीं है तो जवाब 0 आना चाहिए। अब ये देखिए, ये 1 और 2 बराबर नहीं है ना, तो इसकी जगह पे क्या होना चाहिए, यहां पे 0।
उसके बाद यहां पे भी आई और जे बराबर नहीं है ना, इसकी जगह पे भी क्या होना चाहिए, 0। यहां पे भी आई और जे बराबर नहीं है, इसकी जगह पे भी क्या होना चाहिए, 0। उसने कहा है ए आई जे 0 के बराबर होगा अगर आई और जे बराबर नहीं है। यहां पे आई और जे बराबर हैं, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यहां पे ये 2 और 1 है, ये बराबर नहीं है, ये 0 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहां पे भी आई जे बराबर नहीं है, 3 और 1 है, बराबर नहीं है, ये भी 0 होना चाहिए। 3 2 ये भी बराबर नहीं है, ये भी 0 होना चाहिए। तो ये जो मैट्रिक्स हासिल हुआ है इसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स के ये जो एलिमेंट हैं इनमें से कम एक जरूर नॉन जीरो होना चाहिए। यानी इसका मतलब ये हुआ, ये देखें ना, ये वाला ये मेन डायगोनल के एलिमेंट है ना, ठीक है, इसमें से कम एक जरूर नॉन जीरो होना चाहिए, तो उसको डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। मसलन ये बी है, अगर आपके पास एक दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं, A1 1 0 0 0 A2 2 0 0 0 0, ठीक है। यानी डायगोनल एलिमेंट्स के, ये डायगोनल एलिमेंट्स है ना, इनको कहते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। डायगोनल एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट 0 के बराबर हो सकते हैं, सारे 0 के बराबर नहीं हो सकते। अगर इसको ऐसे लिख दिया जाए ना, A इज इक्वल टू A1 A 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है, तो भी ये क्या होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स में से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर है जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो ये था ऐसा मैट्रिक्स जिसका नाम डायगोनल है। अब हम डिफाइन करते हैं एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका नाम स्केलर है, ठीक है। उसके लिए भी मैं क्या करूंगा कि पहले एक मैट्रिक्स बनाता हूं, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। मैं ऑर्डर एन की बजाय ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स ले लेता हूं। ए इज इक्वल टू A1 1, ऐसे लिखते हैं ना, A1 1 A1 2 A1 3, ऑर्डर 3 का ही ले लें क्योंकि 4 का बड़ा हो जाता है फिर। A2 1 A2 2 A2 3 A3 1 A3 2 A3 3। दो ही किस्म के एलिमेंट होते हैं, या तो आई और जे बराबर होंगे, ए आई जे, ठीक है, या तो आई और जे बराबर होंगे या आई और जे बराबर नहीं होंगे, इसके अलावा कोई और एलिमेंट आने ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें ए आई जे 0 के बराबर हो, ए आई जे 0 के बराबर हो फॉर आई नॉट इक्वल टू जे। जहां पे आई और जे बराबर नहीं है, यहां पे आई और जे बराबर नहीं है, ये 0 के बराबर होना चाहिए। यहां पे आई और जे बराबर नहीं है, ये 0 के बराबर होना चाहिए। यहां पे ये 2 और 3 ये भी बराबर नहीं है, ये भी 0 होना चाहिए। ये भी बराबर नहीं है, 2 1 है, ये भी 0 होना चाहिए। ये 3 1 है, ये भी बराबर नहीं है, 0 होना चाहिए, ठीक है। जहां पे आई और जे बराबर नहीं है वो सारे एलिमेंट 0 के बराबर होने चाहिए, और जहां पे आई और जे बराबर है ये 0 के बराबर नहीं होने चाहिए। ये किसके बराबर होने चाहिए, किसी स्केलर नंबर k के बराबर होने चाहिए। जहां पे आई और जे बराबर है वो उसमें आई जे का नाम क्या होना चाहिए, k। यहां पे आई और जे बराबर है ना, इसका नाम क्या होना चाहिए, k। इसका नाम भी क्या होना चाहिए, k। इसका नाम भी क्या होगा, k। तो ये बन गया आपके पास स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लें आप, 7 0 0 7, राइट। ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है और स्केलर मैट्रिक्स भी है। आइए अब हम अगली डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। यूनिट मैट्रिक्स आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अभी आपने स्केलर मैट्रिक्स डिफाइन किया है ना, स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, सिर्फ फर्क क्या है कि वहां यहां पे k की जगह पे 1 यूज होगा, ठीक है। डेफिनेशन ये है कि अगर आपके पास ये कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, A1 1 A1 2 A1 3 A2 1 A2 2 A2 3 A3 1 A3 2 A3 3। अब यहां पे जो इसके एलिमेंट है ना, ये आई, पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, एलिमेंट्स की शक्ल ऐसी है, ए आई जे, हर एलिमेंट की शक्ल ऐसी है। इसमें ए आई जे में या तो आई और जे बराबर होंगे या बराबर नहीं होंगे। अगर बराबर नहीं है
तो जवाब 0 के बराबर आना चाहिए। अगर i और j बराबर नहीं हैं तो उसकी जगह पे 0 आना चाहिए। यहाँ पे देखें ये 1 और 2 बराबर नहीं हैं, ठीक है, यहाँ पे 0 आना चाहिए। यहाँ पे दोनों बराबर हैं, 0 नहीं आना चाहिए। यहाँ पे 2 1 है, दोनों बराबर नहीं है, 0 आना चाहिए। यहाँ पे 2 2 बराबर हैं, ठीक है। यहाँ पे दोनों बराबर नहीं हैं, 0 आना चाहिए। यहाँ पे दोनों बराबर हैं, ठीक है। यहाँ पे दोनों बराबर हैं, 0 आना चाहिए। यहाँ पे दोनों बराबर नहीं हैं, 0 आना चाहिए। यहाँ पे भी बराबर नहीं है, 0 होना चाहिए। और जहाँ पे बराबर हैं i और j, ये देखिए 1 1 2 2, ठीक है ना, 1 1, ठीक है, i और j बराबर हैं। i इज इक्वल टू j, 2 2, इसमें भी जो है i और j बराबर हैं। 3 3 भी में भी i और j बराबर हैं। जिसमें i और j बराबर हैं वहाँ पे जवाब 1 होना चाहिए। यहाँ पे i और j बराबर हैं, ये 1 होना चाहिए। यहाँ पे भी बराबर है, ये 1 और ये 1। ये बन गया जी आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। और इसको हम डिनोट करेंगे किसके साथ, क्योंकि ऑर्डर 3 का है तो i3 के साथ इसको डिनोट किया जाएगा। अगर i2 का होगा तो उसको हम 2 रोज़ 2 कॉलम वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसे ज़ाहिर करेंगे। जिस तरह रियल नंबर में 1 का रोल है, इसी तरह मैट्रिसेस में यूनिट मैट्रिक्स का रोल है, ठीक है। डेफिनेशन पढ़ें। लेट a इज इक्वल टू a i j बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इफ a i j 0 के बराबर हो। अगर i और j बराबर नहीं है तो i और j बराबर नहीं है तो जवाब 0 के बराबर, और जवाब 1 होना चाहिए अगर i और j बराबर हों तो। और i और j कहाँ बराबर होते हैं, मेन डायगोनल के जो एलिमेंट होते हैं वहाँ पे i और j आपस में बराबर होते हैं। तो ये डेफिनेशन थी यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। अब नल मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं, जैसा कि इसके नाम से ही वाज़ेह है, नल का मीन नथिंग या ज़ीरो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट 0 के बराबर होते हैं। ये मैट्रिक्स स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है। इफ ऑल द एलिमेंट्स of a matrix, ठीक है। यहां पे कोई कंडीशन मैंने नहीं लगाई कि स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। जब कंडीशन नहीं लगाते तो इसका मतलब है इट मे बी, ये स्क्वायर भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर भी हो सकती है। इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स आर जीरो देन द मैट्रिक्स इज सेड टू बी, is said to be null matrix, said to be null matrix। null नथिंग के मीनिंग में आता है। null matrix और जीरो मैट्रिक्स, इसको हम ओ के साथ डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाई ओ, इट इज डिनोटेड बाई ओ, ऐसे करके जो कैपिटल ओ होता है। तो जब लिखेंगे ना आप O2 तो इससे मुराद होगा 2 रोज 2 कॉलम वाला नल मैट्रिक्स। जब O3 लिखेंगे 3 रोज 3 कॉलम वाला नल मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स की एग्जांपल हो गई, नल स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर आप ऐसे लिख दें O23 तो इसका मतलब क्या है, 2 रोज 3 कॉलम, 0 0 0 0 0 0, ये भी नल मैट्रिक्स है। इसके भी सारे एलिमेंट 0 के बराबर हैं। इसको हम क्या कहेंगे, ऐसा मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 3 है, ठीक है। तो ये था कंसेप्ट नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स का। डेफिनेशंस का सिलसिला जारी है। अगली डेफिनेशन है इक्वल मैट्रिक्स। 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, इक्वल मैट्रिसेस आना चाहिए लफ्ज़ यहाँ पे, इक्वल मैट्रिसेस, ठीक है जी। 2 मैट्रिसेस A and B are said to be equal। 2 मैट्रिसेस A and B are said to be equal। ये दोनों इक्वल होंगे अगर दोनों को ऑर्डर सेम हो, और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में बराबर हों। मसलन ये देखें, ये अगर A है, A इज इक्वल टू A11 A12
A21 A22 और B बराबर है B11 B12 B21 B22। ये दो मैट्रिक्स हैं जी मेरे पास। ए बी के इक्वल होगा, दोनों का ऑर्डर सेम है, दो रोज़ हैं, दो कॉलम है, दो कॉलम है, और उसके बाद इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में बराबर होने चाहिए। ठीक है जी, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मुराद क्या है? मध्य मुकाबल। B11, ये दूसरा मैट्रिक्स भी लिख लें, फिर समझाता हूँ मैं आपको। ठीक है, अब ये देखें इसके मध्य मुकाबल कौन सा है? पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहले कॉलम, इसके बराबर होना चाहिए, यानी A11 शुड बी इक्वल टू B11। ठीक है, इसी तरह A12 जो है ये किसके बराबर होने चाहिए? B12 और A12, चलो उल्टा लिख दिया मैंने। ठीक है, इसी तरह A21 ये किसके बराबर होने चाहिए? B21 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसके मध्य मुकाबल ये वाला एलिमेंट है, इसके मध्य मुकाबल ये वाला एलिमेंट है। तो जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं वो एलिमेंट बराबर होने चाहिए और ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो उसको हम कहते हैं कि ये इक्वल मैट्रिक्स है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है? बड़ी सिंपल डेफिनेशन है इसकी। ये देखें ज़रा, मेरे पास अगर एक मैट्रिक्स है, पहले मैं एग्जांपल करता हूँ फिर समझाता हूँ आपको डेफिनेशन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 4 1। ठीक है, ये मैट्रिक्स है जी मेरे पास। मैं क्या करता हूं, इसकी पहली रो को पकड़ लीजिए आप। ये पहली रो है, पहली रो का पहला कॉलम बना दें 1 2 3। उसके बाद दूसरी रो 4 5 6 है, दूसरी रो का दूसरा कॉलम, यानी रो को कॉलम में कन्वर्ट करते जाएं 4 5 6। फिर ये तीसरी रो है, तीसरा कॉलम बना दें 7 8 9 3 4 1। ये एक नया मैट्रिक्स आ गया। ये जो नया मैट्रिक्स आया है इसको हम कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए। इसका ट्रांसपोज है, इसको ए टी या ए डैश के साथ भी, कुछ किताबों में ए टी के साथ और कुछ बुक्स में ए डैश के साथ इसको डिनोट किया गया है। तो डेफिनेशन, सपोज वी हैव ए मैट्रिक्स ए, देन चेंज ऑल इट्स रोज इनटू कॉलम। तमाम रोज को, इसकी रोज को कॉलम में चेंज कर दो, या तमाम कॉलम्स को रोज में चेंज कर दो, एक ही बात है। द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड, जो मैट्रिक्स हासिल होगा, इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ए। उसको हम क्या कहेंगे कि ये ए का ट्रांसपोज है। एंड इज डिनोटेड बाई, कैसे डिनोट करेंगे? ए के ऊपर टी डाल देंगे या ए डैश आएगा यहां पे। ठीक है जी। अब ट्रांसपोज से रिलेटेड है अगली डेफिनेशन, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बुक में नहीं दी हुई। अगर आपके पास ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, आप उसका ट्रांसपोज लेते हैं, जवाब ए के बराबर आ जाता है, तो उस मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि सिमेट्रिक है। मसलन ये देखें, ए इज इक्वल टू, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने का तरीका बताऊं मैं आपको। पहली रो में जो मर्जी लिख दें 1 2 3, जो पहली रो में लिखना है वही पहले कॉलम में लिखना है 1 2 3। यहाँ पे आप 7 और 8 लिख दें, इधर 7 और 8 लिखा है, इधर भी 7 और 8 लिख देंगे, इधर लिख दें जी 6। लो भी, ये मैट्रिक्स जो है ये क्या बन चुका होगा? सिमेट्रिक। ए ट्रांसपोज लेंगे तो ये देखिए, पहली रो है, इसका पहला कॉलम बना दिया। दूसरी रो क्या है? 2 7 8, कॉलम बना दिया 2 7 8। 3 8 6, 3 8 6। अरे वाह, 1 2 3 1 2 3 2 7 8 2 7 8 3 8 6 3 8 6। ये तो दोबारा ए के बराबर आ गया। तो फिर देयरफॉर ए क्या होगा? ए इज सिमेट्रिक। राइट। अच्छा, बाज़ का ये होता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो -a के बराबर आ जाता है, तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। अच्छा, स्क्यू सिमेट्रिक बनाने का तरीका पता क्या है? ये देखें, मैट्रिक्स ए लिखें आप, इधर लिखें 0 a b। जो पहले कॉलम में लिखा है ना, साइन चेंज करके जो पहली रो में लिखा है वो पहले कॉलम में लिख दें। यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट 0 ही आएंगे। यहाँ पे मैंने लिख दिया c, तो इधर आ जाएगा -c और यहाँ पे 0। लो जी, अब आप इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके देखें, इंशाल्लाह ताला ये -a के बराबर आएगा। ठीक है, देखें ज़रा, ए ट्रांसपोज, जहाँ पे जगह कम हो जानी है यहाँ पे सॉल्व करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखें ज़रा, स्वीटी एंड क्यूटी स्टूडेंट्स, ये देखें आप, इसका मैं लेने लगा हूँ ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 a b, पहली रो है, पहला कॉलम बना दिया।
ठीक किया, फिर माइनस ए ज़ीरो सी, माइनस ए ज़ीरो सी, दूसरी रो का दूसरा कॉलम, तीसरी रो का तीसरा कॉलम, माइनस बी माइनस सी ज़ीरो। ठीक है, अब माइनस जो है वो थ्रू आउट कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर सारी रकमों के साइन चेंज हो जाएंगे, ज़ीरो ए बी माइनस ए ज़ीरो सी, और ये आ गया माइनस बी माइनस सी ज़ीरो, और ये किसके बराबर है, माइनस ए के बराबर। अरे वाह, तो ए ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया, माइनस ए के बराबर। तो देयरफॉर ए क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ठीक है, टेक्निक क्या है, जो पहली रो में लिखना है वो पहले कॉलम में लिखना है, लेकिन साइन चेंज करते जाएं। ठीक है, फिर इधर ज़ीरो जो इधर लिखा है उसका साइन चेंज करके इधर डायगोनल एलिमेंट आपने ज़ीरो ही लिखने हैं। तो ये था सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके बारे में जानना ज़रूरी है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि कौन सी चीज़ का लॉ क्या है, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। ये आपको जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपने सॉल्व करने हो तो वहाँ पे ये काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है। तो आइए डिस्कस करते हैं जी। इसमें तीन मैट्रिसेस हमने लिए हैं, ए बी सी आर कन्फर्मेबल फॉर देयर इंडिकेटेड सम एंड प्रोडक्ट। अच्छा, ये जो मैट्रिक्स ऑपरेशन है ना, मतलब किसी भी दो मैट्रिक्स को आप ऐड भी कर सकते हैं, दो मैट्रिसेस को आप सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, आप किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। दो मैट्रिसेस को डिवाइड नहीं कर सकते आप, यू कांट डिवाइड टू मैट्रिसेस, कीप इन माइंड। दो मैट्रिसेस की डिवीजन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो अब उन जो एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन है और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इनको मिला के कुछ ये प्रॉपर्टीज़ बनाई गई हैं जिनके बारे में आपने फार्मूले अपने ज़हन में रखने हैं। लेट ए बी सी आर कन्फर्मेबल फॉर देयर इंडिकेटेड सम एंड प्रोडक्ट। लो जी, इसमें जो, क्योंकि जब दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने का एक ख़ास रूल है, पहली के कॉलम दूसरी की रोज़ के बराबर होने चाहिए। अगर आपने दो मैट्रिसेस को जमा करना है तो उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। तो ये जो मैट्रिसेस हैं ये सारे इन कंडीशंस को फॉलो करते हैं। तो अगर a प्लस बी प्लस ए के बराबर हो तो इसको हम कहते हैं कमोटेटिव लॉ। कमोटेटिव लॉ अंडर एडिशन ये होल्ड करता है। तीन मैट्रिसेस आ जाएँ, a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे ब्रैकेट b और c के ऊपर है, यहाँ पे a और b के ऊपर, इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ अंडर एडिशन। अगर ये एडिशन की बजाय मल्टीप्लिकेशन आ जाए तो फिर एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन बन जाएगा। अब ये देखें, ये मल्टीप्लिकेशन है, ए बी से भी ज़रब खा रहा है, ए सी से ज़रब खा रहा है, तो लेफ़्ट से ये मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। पहले एक मल्टीप्लिकेशन थी, एक मल्टीप्लिकेशन इधर आ गई, एक इधर आ गई, डिस्ट्रीब्यूट हो गई। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। चूँकि लेफ़्ट से डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहेंगे। ये राइट से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहेंगे। उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, नल मैट्रिक्स होता है, क्योंकि इसको किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जमा किया जाए जवाब वही मैट्रिक्स आ जाता है। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, जो यूनिट मैट्रिक्स होता है उसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं, क्योंकि आई को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जवाब वही मैट्रिक्स आ जाएगा। उसके बाद ये देखें, ये दो स्केलर हैं और एक मैट्रिक्स है। ठीक है, यहाँ पे सी डी ए है, ये सी बाहर आ गया, डी अंदर चला गया, तो एसोसिएटिव लॉ भी अप्लाई हुआ ना। ये देखें, यहाँ पे ए बी था तो ब्रैकेट ए बी के ऊपर लग गई, यहाँ पे ब्रैकेट डी ए के ऊपर लग गई। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है किसकी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की। ये स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है दो मैट्रिसेस के साथ, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। ये लेफ्ट से भी की जा सकती है, राइट से भी की जा सकती है। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन अगर राइट से करेंगे तो राइट आ जाएगा। ये सी यहाँ पे छोटा है, बड़ा नहीं है, सी छोटा है। उसके बाद ये भी सी छोटा है, छोटा सी, ए इंटू बी इज इक्वल टू, ये सी की बजाय अल्फ़ा ना मैं ले लूँ ताकि कन्फ्यूजन ही ना हो आपको। यहाँ पे भी अल्फ़ा ले लें, यहाँ पे भी अल्फ़ा ले लें, यहाँ पे भी अल्फ़ा ले लें। ठीक है, तो अल्फ़ा इंटू ए भी बराबर होगा, अल्फ़ा को ए से मल्टीप्लाई करके बी के साथ ज़रब दे दें, इन दोनों के ऊपर ब्रैकेट लगा दें, या ए बाहर अल्फ़ा बी के ऊपर ब्रैकेट लगा दें। ठीक है,
तो इधर इसको भी अल्फ़ा ही कर देते हैं मेरा ख्याल है, ये अल्फ़ा अल्फ़ा अल्फ़ा। तो ये था थ्योरेटिकल पोर्शन एक्सरसाइज 4.1 के साथ। हाँ, एक और चीज़ बताता चलूँ, कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन डज नॉट होल्ड। ठीक है, ये अंडर एडिशन तो होल्ड करता है, a जमा बी बी जमा ए के बराबर होता है, लेकिन अंडर मल्टीप्लिकेशन ए बी और बी ए बराबर नहीं होते जनरली तौर पे। देयर आर सम स्पेशल केसेस, बाय चांस कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, कोई नल मैट्रिक्स आ जाए, ठीक है, कोई इन्वर्स मैट्रिक्स आ जाए, तो उस सूरत में ए बी और बी ए आपस में बराबर हो सकते हैं। लेकिन जनरली तौर पे आप कोई भी दो मैट्रिसेस लेंगे, ए बी निकालेंगे, पहले ए को रखेंगे बाद में बी में, फिर इसी तरह बी को पहले रखेंगे ए को बाद में, तो दोनों का आंसर सेम नहीं आएगा। इसके साथ ही आज के लेक्चर को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करें, लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी पहली फुर्सत में अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।